हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, हम और आप पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आज हमारा अगला टॉपिक है हमारा संविधान। ठीक, हमारे संविधान के अंतर्गत हम प्रस्तावनाओं को सबसे पहले पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि संविधान क्या होता है। ठीक, किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में सरकार की नीतियों एवं कार्यों को संचालन करने के लिए वैधानिक प्रक्रिया को हम संविधान कहते हैं। सिंपली हम कर देते हैं कि एक संविधान को अगर हमको अपने देश को चलाना है तो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसकी नीतियों को बनाए रखने के लिए, उसको संचालित करने के लिए एक वैधानिक प्रक्रिया की जरूरत होती है, जिसे हम संविधान कहते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। हमारे संविधान के अंतर्गत हम लोग कुछ निम्नलिखित पॉइंटों का अध्ययन करेंगे जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होगा और हमारी परीक्षा की दृष्टि भी से भी ये उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले देख लेते हैं, संविधान बनाने के लिए सन 1946 ईस्वी में एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो संविधान सभा का निर्माण कब किया गया था? 1946 ईस्वी में। इस संविधान सभा में जो ये सभा बनाई गई थी उसमें कितने लोग थे? इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 भारतीय रियायतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आए हुए थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य थे 389, और इसमें जिसमें से ब्रिटिश प्रेसिडेंसी तो थी उसमें 292 थे और तिरानवे कहाँ थे? भारतीय रियासतों से थे, और 4 जो थे 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। इतना तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, तो पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। इसमें इतिहास में इसे अस्थायी सदस्य चुना गया था। अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी सदस्य कौन चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, फिर 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का स्थायी सदस्य चुना गया। तो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तथा संविधान सभा की स्थायी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके माध्यम से राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय संविधान का स्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक, अब उसमें बात कर, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? इसमें अगला पॉइंट दिया गया है कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो 22 जनवरी सन 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति भी बनी जिसमें संविधान लिखने का काम किया गया। तो संविधान सभा के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। ठीक, जिसने कौन सा कार्य किया था? संविधान को लिखने का कार्य किया गया था। ठीक, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे माना जाता है? संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और दूसरा प्रश्न है कि संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक, बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किए गए थे। तो संवैधानिक सलाहकार जो पद था उसे किसे नियुक्त किया गया था? बी एन राव महोदय को नियुक्त किया गया था। तो बी एन राव कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इसमें 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जनता ने भारत में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान स्वीकार किया था। तो सीधे सीधे बात कर लेते हैं। ये कहा जाए कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, यानी कि संप्रभुत्व लोकतंत्र को गणराज्य कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और पूर्ण रूप से संविधान लागू कब किया गया था? संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक, तो इसमें 2 तिथियां निकल के आती हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जनता ने भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य का संविधान स्वीकार कर लिया था। यानी कि स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और इसको अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसलिए हम लोग 2 तिथियां याद करते हैं और इसको बोलते हैं कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर को। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी को। ठीक, इसलिए 26 जनवरी को
हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन देश में, संपूर्ण देश में 26 जनवरी को संविधान लागू कर दिया। अर्थात हम लोग 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कहाँ आ गए थे? संविधान के नीचे आ गए थे और हम लोग प्रावधान करने लगे थे संवैधानिक रूप से। ठीक, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि ये सबसे बड़ा है। क्योंकि ये सबसे बड़ा इसलिए क्योंकि ये कई देशों से मिलकर बना है। ठीक, इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन की प्रक्रिया भी की गई है। ठीक, इसमें जब आवश्यकता पड़ती है तो संशोधन किए जाते हैं। ये संशोधन करने की प्रक्रिया जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक, मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं। मूल संविधान में कुल मिला के 22 भाग हैं। ठीक, और 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ा दी गई है, 12 कर दी गई है। पहले कितने थे? भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियां 8 थी। लेकिन वर्तमान में आज के समय में जो अनुसूचियां दी गई हैं वो 12 हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा गया था उसमें हमने बताया कि जो ग्राम सभा वगैरह है उसमें जो संविधान ग्राम पंचायत से संबंधित है उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना। इसी प्रकार अनुसूचियों को जोड़ के इसका आगे बढ़ाया गया था। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान की प्रस्तावना की। ये हम लोग संविधान शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो संविधान का इतिहास मान लेते हैं। ठीक, इतिहास था कि इसका अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके कार्य समिति के जो सलाहकार थे BN राव थे, और इसके संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे जिन्होंने लिखा संविधान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसको अपनाया गया। पूर्ण रूप से भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। ये प्रकार की जो थी वो तो इसका इतिहास मान लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रस्तावना की। ठीक, प्रस्तावना क्या है? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। वही संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक, प्रस्तावना यानी कि शुरुआत करने की, हम लोग कहते नहीं है प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि प्रस्तावना लिखिए, प्रस्तावना में बताइए कि ये क्या चीज़ है, क्यों है, किस लिए है, कारण क्या है। ठीक, इसीलिए जब जवाहरलाल नेहरू ने इसके प्रस्ताव को रखा तो 26 दिसंबर 1946 ईस्वी को रखा था। ठीक, उसे प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू की प्रस्तावना मान ली गई। ठीक, यानी कि उसमें कुछ संशोधन भी किए गए। प्रस्तावना में बाद में संशोधन किए गए थे, 2-3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक, अभी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, संविधान से तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तथा प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो अमेरिका से लिया गया है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तथा इसका प्रारूप कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक, संविधान को समझने से पहले प्रस्तावना के लिए उद्देश्यों को विचार करना जरूरी है। अगर हमको संविधान समझना है तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को समझ लेते हैं, इसलिए इसको सबसे पहले प्रस्तावना का अध्ययन हम लोग करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं जो प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, उन शब्दों का अध्ययन करना है हमको। अगर हम उसको शब्दों को समझ लेते हैं तो संपूर्ण रूप से हम आधे संविधान को तो पढ़ लेते हैं। तो प्रभुत्व संपन्न राज्य, इसका मतलब क्या है? भारत सरकार की आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है। यानी कि कोई भी राज्य कोई भी कार्य कर सकता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसलिए भारत संप्रभुत्व संपन्न राज्य माना जाता है। ठीक, संप्रभुत्व संपन्न राज्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हर राज्य सब काम कर सकता है। ठीक, यानी कि जो राज्य के प्रति है, जरूर अगर ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि वो राज्य कोई देशद्रोही कार्य कर रहा है तो उसको करने देगा। कहने का मतलब ये है कि देश के प्रति उपयोगी हो, देश के लिए लाभदायक हो। अगर इस प्रकार का कोई भी कार्य राज्य कर रहा है तो राज्य को कार्य करने की स्वतंत्रता है। ठीक, दूसरा है लोकतांत्रिक गणराज्य। ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है? भारत की सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी जाती है और इसे लोकतंत्र कहा जाता है। यानी कि जो भी सरकार चुनी जाती है, हम लोग चुनाव करते हैं ना, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, अपने ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं, तो हम लोग यानी कि हमको चुनने का अधिकार है। जब हमको चुनने का अधिकार है तो हम लोग लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमको चुनने का अधिकार मिलता है। जब हमको चुनने का अधिकार मिलता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पंथ निरपेक्ष शब्द की। तो पंथ निरपेक्ष शब्द क्या है? किसी राज्य की विशेष धर्म, यानी कि किसी राज्य की किसी विशेष धर्म को राज्य का धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करनी है। यानी कि सिंपल तरीके से हम बात कर लेते हैं कि पूरे भारत में कोई भी राज्य किसी विशेष धर्म को नहीं मना सकता। संपूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि जो धर्म है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। हर व्यक्ति हर राज्य में रहकर हर प्रकार के धर्म को अपना सकता है। कोई हिंदू है तो हिंदू धर्म अपनाए, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म का अनुयायी हो, सिख है, जैन है, बौद्ध है, जिस प्रकार के भी वो लोग है उसमें उस प्रकार के
अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए अपने धर्म में आस्था रख सकता है, राज्य उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। उसके बाद बात कर लेते हैं समाजवाद की। ठीक, हमारा लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना है, ये प्रस्तावना कह रही है। इसका शब्द का मतलब क्या है? हमारा लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। यहाँ समाज का अर्थ है सरकार लोगों के आर्थिक स्थिति की समानता को लाने का प्रयास करती है। अब समाजवाद है, समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, आर्थिक स्थिति से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहा है तो उसके अंदर जो समानता लाने की बात होती है वो हमारे संविधान से मिलती है। हर व्यक्ति को समान रूप से ये प्रदान किया जाता है कि वो क्या। चलिए हम इसको थोड़ी सी संविधान की प्रस्तावना जो है पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और का अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए सुदृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक इदत और संविधान को अंगीकृत अधिनियम के द्वारा आत्मर्पित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक दिया हुआ है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, हमने पहले ही भी पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन्होंने ये शपथ ली थी, यानी प्रस्तावना को पढ़ा था। पढ़ने के पश्चात ये बताया कि हम संविधान को अपना रहे हैं। ठीक, आप लोगों को प्रस्तावना तो अच्छी तरीके से समझ में आई गई होगी। इसमें जो ये शब्द दिए गए हैं जैसे दिया हुआ है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र, जिसको हमने भी ऊपर डिस्कशन किया कि ये है क्या। इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया गया है संविधान में। न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है। जहाँ इन सब चीज़ों की बात आ जाती है तो इसलिए प्रस्तावना को पढ़ना अति इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। ठीक, प्रस्तावना के अंदर परिवर्तन किया गया। कब किया गया? कुछ कारणों से किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वर्ष 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है लेकिन प्रस्तावना के मौलिक ढांचे को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक, मौलिक ढांचे में परिवर्तन करने की बात कही गई है, तो यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना रखी गई है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें किसी शब्द को हटा नहीं सकते। मौलिक ढांचे में परिवर्तन उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में किया। तब प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 42वें संविधान संशोधन में 1976 ईस्वी में जो हुआ था। ठीक, ये संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष समाजवाद और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यानी कि जो पहले संविधान की प्रस्तावना थी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले जो संविधान की प्रस्तावना थी उसके अंतर्गत इन शब्दों का प्रावधान नहीं था। पंथ निरपेक्ष समाजवाद और राष्ट्र की अखंडता शब्द बाद में जोड़े गए। ठीक, इनकी आवश्यकता पड़ी तो इसमें जोड़ दिया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि मौलिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मौलिक ढांचे में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इसको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें इस चीज़ को लागू किया जा सकता है। ठीक, राजस्थान में कुल 5 प्रकार के स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, कुछ विशेष राज्य है जिसमें स्वतंत्रता दी गई है। विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये राजस्थान की अभिव्यक्ति के लिए दिया गया है। ठीक, अगर हम मुख्यतः बात करें तो प्रस्तावना में इतने प्रकार की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि संविधान सभा कब लागू की गई, इसका स्थायी अध्यक्ष कौन था, इसकी कार्य करने की क्षमता क्या थी और संविधान में कौन कौन से परिवर्तन हुए। इसमें केशवानंद भारती बनाम के माध्यम से कुछ शब्दों को जोड़ा गया था जो पंथ निरपेक्ष समाजवाद और राष्ट्र की अखंडता से संबंधित था। ठीक, अगर हम बात कर लेते हैं कि संविधान कब अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया। कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। ठीक, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के नाम रूप में बनाते हैं। इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसके माध्यम से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिया गया था। आशा करते हैं कि आप सभी को इन सब चीज़ों के बारे में, प्रस्तावना के बारे में अच्छे प्रकार
प्रकार से याद हो गया होगा। और जो भी प्रश्न इससे संबंधित हैं वो अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या पढ़ना है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। धन्यवाद।